ओके, सो हमने लास्ट क्लास में हमने किया था सैम्पलिंग टेक्निक स्टार्ट, यूनिट 7 हमने स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था सैम्पलिंग और सैम्पलिंग टेक्निक्स के बारे में। वी डिस्कस्ड अबाउट द एरर्स इन सैम्पलिंग टेक्निक्स, हम कहाँ कहाँ पे सैम्पलिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं, एक आइडियल सैम्पल की क्वालिटीज़ कैसी होनी चाहिए। नाउ टुडे वी नीड टू स्टडी methods and techniques of sampling. Okay, this is our topic for today. तो आज हम देखेंगे क्या आपका टेक्निक्स हैं जो सैम्पलिंग में हम यूज़ करते हैं। तो जैसे कि मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था, तो क्या किया है, सैम्पलिंग टेक्निक्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ओके, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, पहले तो हम ये समझते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब रहता है आपका चांस टू गेट सिलेक्टेड इन द रिसर्च। ओके, ये चीज़ आप लोगों को पता होगी, क्या चांस है आपका एक रिसर्च में सिलेक्ट होने का। ओके, तो प्रोबेबिलिटी का आपको मतलब समझ में आया, और नॉन प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि हर किसी के पास इक्वल चांस नहीं होता है उस रिसर्च में सिलेक्ट होने का। अगर आप लोगों के पास कॉपी पेन है, तो प्लीज़ आप लोग कुछ, मैं अलग से कुछ बताऊंगी आप लोगों को टर्म्स या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये क्या है, एक तरीके की, इस तरीके का सैम्पल है या इस तरीके की सैम्पलिंग टेक्निक है जहां हर किसी के पास इक्वल चांस है इस रिसर्च में सिलेक्ट होने का। जैसे कि अगर मेरी टारगेट पॉपुलेशन 1000 है, या मतलब 1000 लोगों का मेरा 1000 लोगों की मेरी पॉपुलेशन है, तो उसमें हर किसी के पास इक्वल चांस है कि वो भी सिलेक्ट हो सकता है मेरी रिसर्च में। जैसे कि कहते हैं, जैसे कि मैं बताती हूँ आप लोगों को, लेट्स से कि एक क्लास में सेक्शंस हैं 4, और चारों सेक्शंस को मिला के टोटल आपके लेट्स से कि 400 स्टूडेंट्स हो रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक अगर आप यूज़ कर रहे हो, या हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो हर 400 बच्चों के पास चांस है कि वो सिलेक्ट हो सकता है रिसर्च में। यस टीना? Ma'am, please, ma'am, Kaushal ma'am is asking that please let me in. ओके, मुझे तो शो नहीं हो रहा है उनका। वेट, ओके ओके, सॉरी, मैं फ़ोन से कनेक्ट कर रहे थे। या, हाय कौशल मैम। Hi, how are you? आई एम गुड, ओके। तो Sorry, my finals had gone down. नो नो, इट्स ओके। ओके, तो आई वॉज टेलिंग यू गाइस कि प्रोबेबिलिटी में क्या है कि अगर 400 बच्चे हैं, 400 अगर हमारी टारगेट पॉपुलेशन है, तो 400 बच्चों के पास इक्वल चांस है कि वो सभी सिलेक्ट, मतलब कोई भी 400 में से कोई भी सिलेक्ट हो सकता है रिसर्च के अंदर, बट चांस तो सबके पास है। ओके, तो अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में भी क्या होता है, इसमें भी कुछ टाइप्स हैं। तो पहली क्या है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, इसमें भी वही सेम चीज़ है, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू गेट सिलेक्टेड। ठीक है, ईच इंडिविजुअल फ्रॉम द पॉपुलेशन गेट्स एन इक्वल चांस टू गेट सिलेक्टेड इन द रिसर्च। ठीक है, अब सबसे पहला जो मेथड है सैम्पलिंग का, वो है लॉटरी मेथड। अब देखो, सेम एग्जाम्पल इसमें भी लिया है कि अगर हमें अपनी रिसर्च के लिए 25 स्टूडेंट्स चाहिए या 25 पार्टिसिपेंट्स चाहिए, और क्लास है 60 स्टूडेंट्स की, तो हर किसी के पास इक्वल चांस है 1/6। व्हाट हैपन, वेट, तो 1/60। क्या चल रहा है ये लैपटॉप। एक्चुअली आई गॉट अ न्यू लैपटॉप, तो ये सही से नहीं चल रहा है अभी मेरे से। आप यहाँ, Congratulations. थैंक यू।
तो ये 1/60, 1/60 चांस है सबके पास, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसमें से पहला जो मेथड है इसका वो है लॉटरी मेथड, ठीक है। लॉटरी मेथड से भी आप सैम्पल सेलेक्ट कर सकते हो। लॉटरी मेथड में क्या है कि आपने एक बाउल में सारे, जैसे कि 60 स्टूडेंट्स है ना, तो 60 स्टूडेंट्स के नाम लिख के रख दिए एक बाउल में, और उसमें से हम 25 चिट्स निकाल लेंगे। तो क्या 25 हमारे पास, हमारा पार्टिसिपेंट, हमारा जो सैम्पल है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये रैंडम है ना एकदम, 60 बच्चे सबके सब सारे नाम की हमने चिट डाली उसमें, और उसमें से हमने कोई 5 बच्चे सेलेक्ट कर लिया। दैट अ न्यूट्रल पर्सन हु इज ब्लाइंड फोल्डेड इज मेड टू पुल आउट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर द सैम्पल फ्रॉम द बॉक्स। या एक बार में पूरे 25 निकाल ली, या एक एक करके निकाली, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं हम। अब इसमें क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं इसमें, ये बुक में नहीं गिवन है पर मैं आपको बताती हूँ। एक तो ऐसा होता है कि आपने एक बार चिट निकाली, ठीक है, और आपने वो निकाल के रख दी दूसरी जगह, ठीक है। बट दूसरे केस में क्या है कि आप क्या करोगे कि जो आपने चिट निकाली वो आप वापस रख दोगे उसी बाउल में। समझ में आ रहा है? क्योंकि हम यहाँ पर रैंडम सिलेक्शन करना चाह रहे हैं, बिल्कुल रैंडम, और हम क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो प्रोबेबिलिटी में हमने क्या सीखा कि इक्वल चांस है सबके पास टू गेट सिलेक्टेड इन द रिसर्च। अगर हमने पहली जो चिट निकाली, तो अभी पहले तक तो क्या चांस था सबके पास, 1/60 या So 60 chances were there. उसमें से एक आपने निकाला, so 59 chances are left. एग्जैक्टली ये केस है आपका। समझ रहे हो आप लोग? अभी तो पहला चांस ये था, अब हमारे पास, क्योंकि हमने एक चिट उसमें से निकाल ली, तो अब हमारे पास टोटल चिट्स कितनी हो गई, 1/59। ओके, अब फिर 2 चिट्स निकाल ली हमने, ओके, फिर वही, तो कितना हो गया, ये 58 हो गया। समझ रहे हो आप लोग? It's 1। तो ये कहीं ना कहीं रैंडम सिलेक्शन नहीं होगा। तो बेस्ट जो मेथड है वो ये रहता है कि आपने एक चिट निकाली, वापस उसमें से डाल ली, या आपने एक बार में सारी 25 की 25 चिट्स निकाल ली। समझ में आ रहा है आप लोगों को? देन नेक्स्ट इज So यूजिंग, we are not putting it inside. मतलब हम वापस अंदर नहीं डाल रहे, पर एक निकाली वापस दूसरी, मतलब तुरंत दूसरी निकाली, तीसरी निकाली, ऐसे कर रहे हैं, राइट? वी आर नॉट पुटिंग इट इनसाइड बैक इनटू द बॉल। दोनों तरीके हम यूज कर सकते हैं, बट जो सही तरीका है, अगर हमें बिल्कुल रैंडम सिलेक्शन चाहिए तो हमें क्या करना है कि वही चिट निकाल के वापस, अगर सेम चिट दोबारा आ रही है तो हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे, हम उसको वापस उसमें डाल देंगे, फिर दूसरी चिट निकालेंगे। ओके, बट ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं हो जाएगा ज्यादा? इट इज, बट इतना भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जरूरी नहीं है ना कि हर बार चिट्स रिपीट हो रही हैं। करेक्ट। बट उससे ये चीज़ तो ये चीज़ तो क्लियर हो जाएगी ना कि हमने टोटल रैंडम सिलेक्ट किया है। अब कम होते जा रहे हैं बच्चे, चिट्स कम होती जा रही हैं, तो चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं ना सबके, इक्वल चांस तो नहीं हो रहा ना सबका। करेक्ट। सो दिस इज द केस। नेक्स्ट इज यूजिंग अ रोटेटिंग ड्रम। तो इसमें कुछ नहीं है, बस ये सब सिंपल रैंडम सिलेक्शन की ही टाइप्स हैं, मेथड्स हैं अलग अलग, हम कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। तो रोटेटिंग ड्रम में हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको लिस्ट बना देनी है। बेसिकली हमें 4 से 5 कैटेगरीज बना देनी है। जैसे कि हमने कैटेगरी बना दी, कैटेगरी 0, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, 3, 4, 5, इस तरीके से। और फिर हमने क्या किया, उस कैटेगरीज को एक प्रिंट करके कहीं पे एक पीस ऑफ वुड में या कहीं पे भी डाल दिया उसको सेम साइज में। जैसे कि हमने क्या किया, जैसे कि हमें सैम्पल साइज चाहिए 100 का, तो हमने 20 0 कैटेगरी की डाली, 20 हमने 1 की डाली, 20 हमने 2 की डाली, एंड सो ऑन। ओके, या लेट्स से कि 100 बच्चे थे और हमें सैम्पल साइज अगेन सिर्फ 25 स्टूडेंट्स का ही चाहिए, हमने 100 चिट्स बना ली, ठीक है, कैटेगरीज में डाल के। यहाँ पे 100 के 100 बच्चों की कैटेगरी नहीं, मतलब 100 के 100 चिट्स नहीं बना रहे हैं हम कैटेगरी में डाल रहे हैं। अब फिर उसमें से हम चिट्स निकालेंगे। ओके, तो हमें क्या करना है, अगर हमारे पास 5 0 आए, 10 5s आए और 20 2s आए, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, अब उसमें से हम
निकाल रहे हैं। 5 यूनिट्स हमने 0 वाले कैटेगरी, 5 हमने बच्चे ले लिए 0 कैटेगरी से, 10 हमने बच्चे ले लिए 5 वाली कैटेगरी से, 20 हमने स्टूडेंट्स ले लिए किससे, जो आपका 2 आया था 2 वाली कैटेगरी से। समझ रहे हो आप लोग, इस तरीके से है ये रोटेटिंग ड्रम है। या लूडो हम जैसे खेलते हैं उस तरीके से कैसे भी हम इसको कर सकते हैं, ये सब अपने ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से हम सिलेक्शन कर रहे हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज सिलेक्शन बेस्ड ऑन सिक्वेंशियल लिस्ट। तो अब हमें इसमें क्या करना है कि एक सीक्वेंस में हमें कोई चीज़ लगा दी और उस हिसाब से हम निकाल रहे हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हम जितने भी 3 के जितने भी मल्टीपल्स हैं, ठीक है, हम उनको सिलेक्ट कर रहे हैं। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 इस तरीके से हम सबको ले रहे हैं। ओके, या हम अगर अल्फ़ाबेटिकली ले लें तो हम ले लेंगे कि हम सिर्फ ए वाले स्टूडेंट्स को ले रहे हैं जिनके नाम में ए आ रहा है या जिनके नाम में बी आ रहा है। इस तरीके से हम कैसे भी उसको अरेंज कर सकते हैं सीक्वेंस में, ठीक है। तो ये है आपका सिलेक्शन बेस्ड ऑन सिक्वेंशियल लिस्ट। दैट्स इट, ऐसा कुछ खास इसमें नहीं था, बट ये सबसे बेस्ट मेथड जो है कंसिडर किया जाता है। ये ऑफ कोर्स टाइम टेकिंग होता है, इसमें थोड़ी मेहनत भी लगती है, बट बेस्ट यही रहता है। ओके, अब क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए हमें जब हम सैम्पल चूज़ कर रहे हैं, रैंडम सैम्पलिंग जब हम कर रहे हैं, और हम क्या क्या चीज़ें कंसिडर रखें, क्या क्या चीज़ें कंसिडर करें एज ए रिसर्चर, क्या क्या चीज़ें माइंड में रखें। तो सबसे पहला ये है कि हमें अपनी पूरी पॉपुलेशन की वेरिएशन पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर 4 सेक्शन हैं A B C D, तो चारों सेक्शंस के बच्चों को लेके आना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने A और B वाले जिसमें अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनको ले लिया, है ना। तो पूरी वैरायटी पता होनी चाहिए, पूरी वेरिएशन पता होनी चाहिए अपनी पॉपुलेशन की। ओके, और जो भी सारी चीज़ें हैं वो अवेयर होना चाहिए रिसर्चर उन चीज़ों के बारे में। ओके, ताकि हम एक फेयर सिलेक्शन कर पाएँ। नेक्स्ट इज़ ये भी चीज़ देखनी है कि ये जो हम पॉपुलेशन का, जिस भी पॉपुलेशन का हम सैम्पल ले रहे हैं, वो पॉपुलेशन के अंदर कोई कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। लेट्स से कि हम अगर 4 सेक्शंस का अगर हम ले रहे थे डेटा या सैम्पल साइज उनसे सिलेक्ट कर रहे थे, तो हमें क्या करना है कि ये देखना है कि सब एक ही क्लास के स्टूडेंट्स हैं या नहीं हैं, सब 10th क्लास के ही स्टूडेंट हैं या नहीं हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम 2 सेक्शंस तो 10th क्लास से ले रहे हैं, बाकी के लास्ट के 2 सेक्शंस हमारे 11th क्लास से आ गए। तो और हम पता क्या कर रहे थे कि बोर्ड्स किस तरीके से बोर्ड्स का टेंशन है या एग्ज़ाम्स का क्या टेंशन है बच्चों के ऊपर। तो अब 11th वालों को इतना नहीं होगा जितना बोर्ड्स वालों को होता है, 10th वालों को रहता है। ओके, तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा ना, एरर आ जाएगा ना हमारी सैम्पलिंग में। तो ये भी चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि होमोजेनस उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हों। ओके, देन द यूनिट्स ऑफ द फील्ड शुड नॉट बी डिपेंडेंट और लिंक्ड, अदरवाइज इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर अ रैंडम सिलेक्शन टू टेक प्लेस। जब मैं कल आप लोगों को पढ़ा रही थी क्वालिटीज़, तो ये भी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए एक दूसरे के ऊपर, इंटरडिपेंडेंट होना चाहिए हमारा सैम्पल। ओके, तो ये पहला मेथड था प्रोबेबिलिटी के अंदर, जो था सिंपल रैंडम सिलेक्शन। ओके, या रैंडम सिलेक्शन। नेक्स्ट वी हैव स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। अच्छा, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? आई वॉन्ट अ थम्स अप। ओके, why Ashok sir left? I think he's having some network issue. वो वापस निकलते वापस join हो रहे, शायद he's having some network issue. Oh, okay. Next we have stratified sampling. तो stratified sampling में क्या होता है? स्ट्रैटिफाइड क्या होता है? बेसिकली स्ट्रैटा, अगर हम बोले कि लेयर्स हैं, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर। ओके, तो ये स्ट्रैटा का मतलब ही होता है कि लेयर्स में, ठीक है। ये भी अगेन पीपल सैम्पलिंग ही है। यहाँ पे हम लोगों को सैम्पलिंग में लेते हैं। अभी मैं जब दूसरी आपको बताऊँगी सैम्पलिंग, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि
जस्ट अ सेकेंड, ये आई थिंक जोग्राफिकल वाली होती है, नहीं क्लस्टर में होता है। ओके क्लस्टर एरिया कवर होता है क्लस्टर में। स्ट्रैटिफाइड में हाँ लोगों को लेते हैं हम। तो अब इसमें पहले बुक से पढ़ लेते हैं क्या लिखा है बुक में। व्हेन द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स कॉल्ड स्ट्रेटा व्हिच रेफर्स टू अ वे इन व्हिच द यूनिट्स विद इन द ग्रुप शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स विद ईच अदर बट आर हेट्रोजेनस विद अदर सब ग्रुप्स आफ्टर विच यूनिट्स आर रैंडमली चूजन फ्रॉम ईच स्ट्रेटा। अब इसमें देखो क्या करना है आपको समझने में, समझाती हूँ मैं। जैसे कि मुझे ये पता करना है कि चलो इसी बुक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक रिसर्चर को ये पता करना है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस क्या है रेजिडेंट्स का इन अ सिटी। ठीक है, किस तरीके से वो लोग एक्सपेंसेस कर रहे हैं, उनके किस तरीके के खर्चे हैं, कहाँ कहाँ पर खर्च कर रहे हैं। ओके तो सारे इस सिटी में, लेट्स से मुंबई ले लेते हैं, मुंबई की सिटी में जितने भी लोग हैं मुझे उनका एक्सपेंसेस का डिस्ट्रीब्यूशन पता करना है। अब मैं क्या करूँगी, मुंबई में अब आप बताओ कि सिर्फ क्या एक ही प्रोफेशन के लोग रहते हैं या अलग अलग प्रोफेशन के लोग रहते हैं? मैम अलग अलग प्रोफेशन के लोग रहते हैं। राइट। तो दिस इज सो ऑब्वियस कि किसी भी सिटी में किसी एक प्रोफेशन के लोग तो रहते नहीं हैं। वी हैव मल्टीपल प्रोफेशंस। तो कोई इंजीनियर होगा, कोई लेबर होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई टीचर होगा, या कोई प्राइवेट बैंक एम्प्लॉय होगा, कोई पब्लिक बैंक एम्प्लॉय होगा। बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, बट हमें सबका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम सिटी को कवर कर रहे हैं, रेजिडेंट्स ऑफ अ सिटी को कवर कर रहे हैं। तो अब डू यू थिंक कि यहाँ पे बहुत सारे सब ग्रुप्स हैं? डॉक्टर्स हैं, यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ये डॉक्टर्स हो गए। ठीक है, ये हमारे इंजीनियर्स हो गए। ठीक है, ओके फिर हमारे टीचर्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोफेशंस हैं। अब इन प्रोफेशन से हम डेटा लेंगे लेयर्स में। ठीक है, पर हमें जब हम स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग कर रहे हैं, कीप दिस इन माइंड कि अभी भी हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ही कर रहे हैं। हमें थोड़ा तरीके से काम यहाँ पे करना है। तो हमें ये भी पता है इसमें लगाना होगा, पहले तो मैं इसको सही से लिखूँ। ठीक है, अब हमें ये पता लगाना है कि डॉक्टर्स हैं कितने, पॉपुलेशन में डॉक्टर्स कितने हैं, इंजीनियर्स कितने हैं, टीचर्स कितने हैं। अब अगर मैं क्या करूं, अगर मैं अपना सैम्पल सैम्पल मुझे जितना भी चाहिए अपना, लेट्स से कि 1000 का सैम्पल चाहिए मुझे। ठीक है, 1000 सैम्पल चाहिए। तो अब डॉक्टर तो सिर्फ 2% हैं पूरी सिटी में, सिर्फ 2% डॉक्टर्स हैं। ओके, और इंजीनियर्स हैं, चलो ले लेते हैं 5% इंजीनियर्स हैं। व्हाट इज दिस, आई एम सो सॉरी, ये मेरे से हो नहीं रहा है। ओके, और टीचर्स हैं, लेट्स से 25% टीचर्स हैं। ठीक है, अब और भी प्रोफेशंस हैं। अदर प्रोफेशन में हम डाल देते हैं अदर प्रोफेशन, या प्राइवेट एम्प्लॉयज़ डाल देते हैं, प्राइवेट जॉब वाले। ये बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, कितना हो गया यहाँ पे, इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं, 5% कर देते हैं डॉक्टर्स को। ओके, तो 35, बाकी के जितने भी बचे हैं हमारे वो यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं लोग, बाकी के लोग। अब क्या ये सही होगा कि मुझे अगर अपना 1000 का सैम्पल चाहिए या जितना भी सैम्पल चाहिए, तो मैं रैंडमली 25% मैं इन लोगों से सैम्पल ले लूँ? 25% मैंने डॉक्टर्स से बात करी, 25% मैंने इंजीनियर्स में से सैम्पल लिया, 25% टीचर्स में से,
एंड देन 25% प्राइवेट जॉब्स वालों में से। तो ये डोंट यू थिंक ये गलत हो जाएगा? व्हाट से, यस और नो? यस मैम। ओके, तो हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि जितनी भी पॉपुलेशन का जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से हमें अपना सैंपल लेना है। अगर 5% डॉक्टर्स हैं तो इनसे 5% डेटा लेना है, मतलब इस कैटेगरी में से या इस स्ट्रैटा में से हमें 5% लोगों का सैंपल ही चाहिए। फिर इंजीनियर्स भी 5% हैं, तो इस कैटेगरी में से भी हमें 5% ही सैंपल चाहिए। फिर टीचर्स ज़्यादा हैं तो टीचर्स, डोंट यू थिंक कि सैम्पल साइज में टीचर्स भी हमारे ज़्यादा होने चाहिए, हमारे सैम्पल में टीचर्स भी ज़्यादा होने चाहिए। फिर सबसे ज़्यादा जो है प्राइवेट जॉब वाले हैं, तो प्राइवेट जॉब में सबसे ज़्यादा हमें उनसे डेटा चाहिए। अगर हम 25% डॉक्टर्स का डेटा ले लेंगे, 25% इंजीनियर्स का डेटा ले लेंगे, तो ये फेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा ना, क्योंकि डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनकी अच्छी जॉब है तो उनका तो एक्सपेंस ज़्यादा होगा ही होगा। तो हमें एक नॉर्मल जो एवरेज जो हमें अपना डेटा चाहिए, जो एवरेज जो हमें रिजल्ट चाहिए कि एवरेज कितना एक्सपेंस है लोगों का, वो नहीं आएगा ना, वो गलत हो जाएगा ना। इसीलिए इस तरीके से हमें पहले पॉपुलेशन देखनी है कि किस तरीके से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है, फिर उसके हिसाब से उनसे डेटा लेना है। समझ में आया आप लोगों को ये स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग? Yes, Neha, Tina? Yes ma'am, it is clear. Okay. Kaushal ma'am? You Yes, left yes, actually, ma'am. and Ashok sir, you also left. तो आप लोग शायद नहीं सुन पाए स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। या प्लीज, बिकॉज मेरा वाईफाई का नेट गया, सो आई वाज डिस्कनेक्टेड, मुझे पता ही नहीं चला मेरा डेटा बंद था। ओके ओके Same here. ओके ओके, मैं दोबारा से बता देती हूँ एक बार आप लोगों को। प्लीज प्लीज, थैंक यू। सिंपल रैंडम में तो आप लोगों को समझ में आ गया कि इस रैंडमली हम ऐसे कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, या एक बोल में चिट्स डाल के रैंडमली हम सिलेक्ट कर रहे हैं पार्टिसिपेंट्स को, ठीक है, वो सिंपल है। स्ट्रैटिफाइड में क्या होता है कि लेयर्स होती हैं, सब ग्रुप्स होती हैं, पॉपुलेशन को हम सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। लेट्स से कि मेरा रिसर्च का टॉपिक ये है कि मुझे ये पता लगाना है किसी एक सिटी में एक्सपेंसेस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लोग किस तरीके से खर्च कर रहे हैं, कहाँ पर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं और कितना उनका एक महीने का एक एवरेज एक्सपेंस होता है। ठीक है, समझ में आया इतना आप लोगों को मेरा टॉपिक क्या है? या ओके तो लेट्स से कि मुंबई ले लेते हैं। सपोज मुंबई के ऊपर मैं रिसर्च कर रही हूँ, तो मुंबई में अब अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं, ठीक है, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, टीचर्स भी हैं और प्राइवेट जॉब एम्प्लॉयज़ भी हैं। ओके, ये क्या हो गए आपके, ये सब ग्रुप्स हो गए, ये लेयर्स हो गए, ये स्ट्रेटा हो गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कौशल मैम, अशोक सर, ये सब ग्रुप स्ट्रेटा हो गया, वो समझ में आया। हाँ, सो हमें ये करना है। अब हमें क्या करना है, अब इन सारे ग्रुप्स में से हमें डेटा लेना है। डेटा मतलब इन द सेंस हमें सैंपल लेना है, इन सब में से हमें अपना सैंपल सिलेक्ट करना है। ओके, तो अब मैंने इन लोगों से ये क्वेश्चन पूछा था, लेट्स से कि मुझे 1000 सैंपल साइज चाहिए, मेरा सैंपल साइज 1000 है। ओके, तो क्या मैं ऐसा करूं कि 25% डॉक्टर्स से जाके सैंपल ले लूं, 25% इंजीनियर्स का सैंपल ले लूं, 25% टीचर्स का सैंपल ले लूं और 25% प्राइवेट जॉब्स वालों का सैंपल ले लूं? व्हाट डू यू थिंक, ये सही होगा या गलत हो जाएगा? सही होगा। व्हाई? Can be both the way. So far, yes, sir, continue. हाँ, you can explain. सारी कैटेगरी अभी हम सारी कैटेगरी बनाई है, इक्वली वाली पार्टिसिपेशन ले सकते हैं उसमें, कोई इशू तो मुझे नहीं समझ आ रहा है। Okay. What about you, Kaushal ma'am? Never like this. I don't know.
I want to take 30% from here, 25% from here, 15% from here, and this is the way I want to take and I want to see the ratio. ओके अब आप लोग सुनो हुआ क्या, करना क्या है बेसिकली। अब आप बताओ कि डॉक्टर्स जो हैं, डॉक्टर्स मतलब बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स तो नहीं होंगे ना किसी सिटी में, मतलब वो प्रोफेशन ही ऐसा है कि हर कोई डॉक्टर तो नहीं होता है, ठीक है। लेट्स से कि हमारी टोटल पॉपुलेशन में 5% डॉक्टर्स हैं, मुंबई में 5% डॉक्टर्स हैं, 5% इंजीनियर्स हैं, 25% टीचर्स हैं और बाकी के बचे हुए 65% जो लोग हैं वो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, ठीक है। ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का। अब अगर मैं 25% डॉक्टर्स से ले रही हूँ, 25% इंजीनियर्स से ले रही हूँ, फिर 25% दूसरे प्रोफेशन से ले रही हूँ, तो गलती ये होगी क्योंकि डॉक्टर्स हैं उनका एक्सपेंस तो ज़्यादा ही है, पॉपुलेशन उनकी कम थी और हमने बहुत ज़्यादा डेटा उनसे ले लिया, तो हमारा जो नॉर्मल जो एवरेज जो एक्सपेंस होना चाहिए था वो ज़्यादा आएगा। समझ में आ रही है आप लोगों को ये चीज़? तो टेक्निकली हम कैसे स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग करते हैं, पहले हम पॉपुलेशन देखते हैं। एग्जैक्टली, तो पॉपुलेशन परसेंटेज हम देखते हैं कि कौन किस कैटेगरी में कितना पॉपुलेशन कवर है, फिर उस हिसाब से हम उतना ही उसमें से सैंपल लेंगे। लेट मी कंप्लीट। अगर 5% डॉक्टर्स हैं तो सिर्फ 5% ही हम अपना सैंपल साइज लेंगे, मतलब इस कैटेगरी में सिर्फ 5% ही सैंपल साइज आएगा हमारा, और 5% दूसरी कैटेगरी है, इंजीनियर्स हैं 5%, ये सब हाइपोथेटिकल टर्म्स हैं, ठीक है, हाइपोथेटिकल नंबर्स हैं, तो 5% ही हम अपना क्या लेंगे, सैंपल लेंगे, मतलब इस कैटेगरी में से सिर्फ 5% ही सैंपल लेंगे। यस कौशल मैम। मतलब ऐसे नहीं सिलेक्ट कर सकते पॉपुलेशन के ये परसेंटेज का रेशियो अवेलेबल है हमारे रिसर्च पण फर्स्ट इट गोज ऑन हाइपोथेसिस, मतलब दिस इज अ टॉपिक व्हाट इज अ ऑब्जेक्टिव, व्हाट आई वांट टू डू द रिसर्च, ये पॉपुलेशन वेरी इंपॉर्टेंट रिसर्च का थीम क्या है, ऑब्जेक्टिव। as you write, as you say expenses है, तो definitely accordingly we are going to select the population because हर एक प्रोफेशन का expenses vary होता है, और रेगुलर जॉब जो करते हैं उनके शायद expenses कम होंगे as compared to the higher side professionals. But we need to know the distribution and we need to know the average expense. तो एवरेज में तो हम एवरेज तो तभी लेके आएंगे ना जब हम सबको कंसिडर कर रहे हैं। Agree, but when we compare a businessman and a professional, for example, so sometimes I would say कि the businessman का ज़्यादा आ जाता है and the professional का कम आ जाता है। So if I take more percentage of the businessman and less percentage of the professionals, तो शायद मेरा variation ज़्यादा दिखेगा। एग्जैक्टली, तो यही तो नहीं करना है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि यही नहीं करना है ना, कि अगर हम सब कैटेगरीज में से सेम नंबर ले रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा ना। मैम लिसन, लेट्स से कि मेरा 30 लोग हैं, ठीक है, 30 मेरा टारगेट पॉपुलेशन में सिर्फ 30 ही लोग हैं, अब उसमें से सिर्फ 2 ही डॉक्टर हैं और 5 इंजीनियर्स हैं, बाकी सारे टीचर्स हैं या लेबर हैं या जो भी हैं, ठीक है। अब मैं 25% ले रही हूँ, मतलब जितना मैंने सब इक्वल में प्रोपोर्शनेट मैंने करके रखा है, ठीक है। अब मैं ले रही हूँ 25% डॉक्टर्स, तो वो दोनों डॉक्टर कवर हो रहे हैं, वो 30 में से वो दोनों डॉक्टर्स कवर हो रहे हैं और दोनों का एक्सपेंस मंथली होता है अराउंड 3 से 4 लाख रुपए, ठीक है। बाकी दूसरे मैं ले रही हूँ, उनसे भी मैं डेटा ले रही हूँ, बट 3-4 लाख तो यहीं पे आ गया ना, तो ये तो दूसरी साइड पे चला गया, ये तो एक्सट्रीम साइड पे चला गया, तो मेरा एवरेज भी मीन जो मेरी वैल्यू आनी चाहिए वो भी ज़्यादा हो जाएगी।
बट अगर मैं एक डॉक्टर का लूँ और बाकी सारे दूसरे का लूँ जिनका 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 नंबर ज़्यादा है, जिनका परसेंटेज ज़्यादा है, कि अगर सिर्फ 2 ही डॉक्टर्स थे और 20 मेरे प्राइवेट जॉब एम्प्लॉयज़ थे, तो अब इनका मैंने डेटा लिया, मैंने इन सब का एवरेज और उनका भी एवरेज लिया, ठीक है, समझ रहे हो आप लोग, तब तो मेरा मीन नॉर्मल आएगा ना, एक्सट्रीम एंड पे तो नहीं जाएगा। समझ में आ रही है आपको बात? So Yes, yes. This point only I was trying to say. Yeah. Yeah. So this is the way how we take sample from the stratified sampling, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएशंस है या बहुत ज़्यादा सब ग्रुप्स हैं। अगर ये एग्जाम्पल आप लोग कंफ्यूजिंग, ये एग्जाम्पल कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो आप लोग कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लो कि मुझे ये, आप लोग देखो ये बात सोचो कि जो सीट्स होती हैं, जो लोकसभा सीट्स होती हैं, उसमें से हर जो स्टेट रहता है, तो वहाँ पे अलग अलग स्टेट की अलग अलग सीट्स होती है ना, नंबर ऑफ सीट्स अलग अलग होती है ना, यस और नो? Yes. क्यों होती हैं? बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। गेटिंग माई पॉइंट? अगर ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, अब यूपी में सीट्स हैं, अब यूपी में आप सिर्फ 2 ही सीट लेके आओ और फिर आप दूसरे दूसरा कोई छोटा जो गुजरात है या कोई भी छोटा आपका स्टेट है, अब वहाँ पे भी 2 सीट, यूपी में भी 2 सीट, तो डोंट यू थिंक कि ये अनफेयर हो गया काफ़ी? Yes. तो जिस हिसाब से पॉपुलेशन होती है उस हिसाब से हम सैंपल लेते हैं, मतलब हम सैम्पलिंग की बात कर रहे थे तो हम उस हिसाब से सैंपल लेते हैं। अब बात यहाँ पे ये है कि मैम वी वर डिस्कसिंग अबाउट द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इक्वल चांस की हम बात कर रहे हैं। तो इक्वल चांस कहाँ पर होगा? इक्वल चांस होगा इन लेयर्स में। हमारा सैंपल को हम स्मॉल एन से डोनेट करते हैं ना, बट अगर लेयर्स की बात हो रही है ना, तो लेयर्स को हम डोनेट करते हैं के से। किससे करते हैं? के से। तो अब यहाँ पे हर लेयर में से हर किसी के पास, मतलब हर लेयर वाले के पास इक्वल चांस है टू गेट सिलेक्टेड। जैसे कि आपका ये पहला लेयर है, तो 1/k फ्रॉम दिस लेयर, 1/k फ्रॉम दिस लेयर एंड 1/k फ्रॉम दिस लेयर। के डॉक्टर्स के पास सारे डॉक्टर्स में से इक्वल चांस है, इंजीनियर्स के पास सारे इंजीनियर्स में से इक्वल चांस है, टीचर्स के पास सारे टीचर्स में से इक्वल चांस है। गॉट इट? तो ये क्या हो गया? ये हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो गया। गॉट माई पॉइंट? और स्ट्रैटिफाइड किस तरीके से हमने पॉपुलेशन के हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया और फिर हमने वहाँ से सैंपल लिया। क्यों किया, क्यों नहीं किया, वो मैंने आपको समझा दिया। गॉट इट? राइट, यस। अब इसके लिए क्या चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए? पहला तो रिसर्चर को इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि पॉपुलेशन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जिस भी पॉपुलेशन को, जिस भी हम स्ट्रैटा को ले रहे हैं, वो आपस में होमोजेनस होनी चाहिए, सेम कैटेगरीज होनी चाहिए। डॉक्टर है तो सिर्फ डॉक्टर ही डॉक्टर, ये नहीं कि आप डॉक्टर फिर आप दूसरे प्रोफेशन को इसमें लेके आ गए। अब एक डॉक्टर की सैलरी या एक फिजियोथेरेपिस्ट की सैलरी, डिफरेंस तो है ना, है ना? तो बिल्कुल। तो उसमें से आपको क्या करना है, ये भी चीज़ें अच्छे से सब क्लियर करनी है, ठीक है? इतना एक स्ट्रैटम इतना बड़ा होना चाहिए कि आप उस पर रैंडम सैम्पलिंग कर पाओ। ओके, एंड वाइल डिवाइडिंग देम इनटू सब ग्रुप्स इट मस्ट बी कंसिडर्ड दैट ईच स्ट्रैटम इज रिलेटेड टू डोमेन इन अ सिमिलर वे, जो अभी मैं बता रही थी आपको। और फिर देखो इन्होंने वही बताया, मैंने जो अभी मैंने आपको बताया था। बट इसमें देखते हैं क्या लिखा क्या है इन्होंने। फॉर एग्जाम्पल, इफ द टोटल पॉपुलेशन इज 10,000 आउट ऑफ विच बिजनेसमैन आर 30%, देन द नंबर ऑफ यूनिट चूजन फ्रॉम द सब ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन शुड बी 30% ऑफ ऑल द यूनिट्स पिक्ड बाय रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, यही चीज़ आप लोगों को भी एग्जाम में लिखनी है। मैंने थोड़ा और क्लियर करके समझाया आप लोगों को। ओके, ठीक, राइट। नेक्स्ट इज क्लस्टर सैम्पलिंग। इसको हम ज्योग्राफिकल सैम्पलिंग या एरिया सैम्पलिंग भी कहते हैं। एरिया सैम्पलिंग लिख देती हूँ मैं। क्यों? यहाँ पे क्योंकि हम एरिया कवर करते हैं, यहाँ पे ज्योग्राफिकल रीजन कवर करना हमारा एम होता है। यहाँ पे लोगों को सिलेक्ट करना एम नहीं होता है। अभी तक हम ऊपर जो सिलेक्शंस कर रहे थे, ऊपर जो सैम्पलिंग टेक्निक्स यूज़ कर रहे थे, वहाँ पे लोगों पे फोकस था। यहाँ पे एरिया पे फोकस है कि कितना एरिया कवर है। ओके,
तो ये क्लस्टर सैम्पलिंग के अंदर आता है. सो यहाँ पे क्या है, व्हेन द टोटल पॉपुलेशन इज बाइफिकेटेड इनटू क्लस्टर्स और सेक्शन एंड देन सेक्शंस आर चूजन रैंडमली एंड इट इज़ कॉल्ड क्लस्टर सैम्पलिंग. अब यहाँ पे रैंडम सिलेक्शन करना है. लेट्स से कि यूपी के अंदर एक रीजन हम सिलेक्ट कर रहे हैं. लेट्स से कि यूपी के स्कूल्स की क्वालिटी देखनी है हमको. ठीक है, मैं लिख ही देती हूँ ताकि याद रहे. क्वालिटी ऑफ स्कूल्स, क्वालिटी ऑफ स्कूल्स इन यूपी, उत्तर प्रदेश. ठीक है ना. तो अब मैं क्या करूँगी, मैं देखूँगी कि यूपी के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट्स आ रहे हैं. ओके, कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं. लेट्स से हाइपोथेटिकली वी हैव 5 डिस्ट्रिक्ट्स इन यूपी. ठीक है, अब 5 में से भी हम क्या करेंगे, ये 1 या ये एक क्लस्टर है, ये एक क्लस्टर है, ये एक क्लस्टर है, ये और ये. ठीक है, ये 5. अब इसको हमने नंबर दे दिया 1 2 3, सॉरी फॉर द राइटिंग, ऐसा ही चल रहा है आज, 4 एंड 5. ठीक है, अब उन डिस्ट्रिक्ट से भी हम क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट्स में भी सिटीज़ लेंगे. ठीक है, सिटीज़ ले लिया हमने, इसको भी हम क्लस्टर में डिवाइड करेंगे, इसको भी हम और फर्दर डिवाइड करेंगे. इस क्लस्टर में इतने सिटीज़ हैं, इस क्लस्टर में इतने सिटीज़ हैं. समझ लो आप लोग, इस तरीके से ऐसे. फिर उनके स्कूल्स, फिर उसमें कितने स्कूल्स आ रहे हैं वो हम कवर करेंगे. और फिर उन स्कूल्स में से हम रैंडमली सिलेक्ट करेंगे. जैसे यहाँ पे 3 सिटीज़ हैं, तो 3 सिटीज़ नहीं लेके एक सिटी का 2 स्कूल, 1 सिटी 2 स्कूल्स फ्रॉम दिस डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, दिस डिस्ट्रिक्ट, दिस सिटी एंड उस डिस्ट्रिक्ट के एक सिटी में से एक स्कूल, दूसरे सिटी में से दूसरा स्कूल. इस डिस्ट्रिक्ट में हम 4 स्कूल ले लेंगे, इस डिस्ट्रिक्ट में हम 5 स्कूल ले लेंगे, इस डिस्ट्रिक्ट में हम 6 स्कूल ले लेंगे. ये रैंडमली हम सिलेक्ट करेंगे अपने मन से कि कहाँ से क्या लेना है हमें. ठीक है, तो ये क्लस्टर सैम्पलिंग होती है. यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रैंडमली चूज़ कर रहे हैं और एरिया कवर होने की ज़्यादा यहाँ पे बात हो रही है. ये चीज़ आपको समझ में आई? जी. तो दिस इज Yes. क्लस्टर सैम्पलिंग. ओके, देन सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या होता है कि जब हमारा पॉपुलेशन फ्रेगमेंटेड होती है तो हम थोड़ा सिस्टमैटिकली काम करते हैं. पहला हम नंबर जो है रैंडमली चूज़ करते हैं. जस्ट अ सेकेंड. हाँ, तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग बेसिकली क्या होती है, जहाँ पे टारगेट पॉपुलेशन स्मॉल रहती है. ठीक है, यहाँ पे टारगेट पॉपुलेशन स्मॉल है. लेट्स से एग्जाम्पल कुड बी, लेट्स से कि हमें गवर्नमेंट ऑफिसर्स या रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर्स से पूछना है कि उनका लाइफ का एक्सपीरियंस कैसा था. जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइज, देयर इज समवन एट द डोर. ओके, yes guys, am I audible? Yes. Yes, ma'am. या सो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग के बारे में बता रही थी. व्हाट वाज माय टॉपिक. हाँ, लेट्स से कि किसी हमें रिटायर्ड ऑफिसर्स से उनका डेटा कलेक्ट करना है और हमें ये जानना है कि उनका लाइफ का एक्सपीरियंस या उनका जॉब का एक्सपीरियंस कैसा रहा.
तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जो इंडिया में जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स रहते हैं ना, उनके लिए एक स्पेसिफिक सोसाइटी या स्पेसिफिक एरिया उनको दिया जाता है, कॉलोनीज जो होती हैं. इफ़ यू गाइज नो कि मैं भी एक गवर्नमेंट कॉलोनी में रहती थी व्हेन आई वाज इन इंडिया, राइट. तो वहाँ पे क्या होता है कि एक ही जो उनकी जॉब है, जैसे कि एक गवर्नमेंट जॉब है, एजी ऑफिस है जो, तो वहाँ पे सब एक ही कैटेगरी के लोग हैं, एक ही जॉब प्रोफेशन है उनका, तो वो एक ही जगह पे रह रहे हैं, वो गवर्नमेंट ने उनको अलॉट करके दिया है. तो मैं वहाँ पे जाके क्या अपना डेटा कलेक्ट कर सकती हूँ? यस और नो? Yes. राइट. तो अब सिस्टमैटिक सैम्पलिंग की बात हो रही है. तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में मैं क्या करूँगी कि मैंने रैंडमली एक नंबर सिलेक्ट किया कि मुझे हर तीसरे घर से जाके उनका डेटा कलेक्ट करना है. तो जैसे कि हाउस नंबर्स होते हैं ना, या फ्लैट नंबर्स होते हैं 102, 103, 105, इस तरीके से मुझे क्या करना है, हर सेकंड घर में से जाके उनका डेटा कलेक्ट करना है. तो मैंने सिंपली कौन सा नंबर सिलेक्ट किया? 2. तो अब मैं दूसरा, चौथा, 6th, 8th, 10th, 12th, 14th, इस तरीके से मैं हर घर से जाके डेटा कलेक्ट करूँगी. तो ये क्या हो गया? सिस्टमैटिक सैम्पलिंग हो गया. हम कब करते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग? जब हमारा टारगेट पॉपुलेशन कम होता है. अब हमें जैसे अपना डेटा चाहिए सिर्फ 40 लोगों का, सैम्पल साइज हमें सिर्फ 40 का चाहिए. तो क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? हर एक घर छोड़ के या हर 2 घर छोड़ के डेटा कलेक्ट कर सकती हूँ. तो मेरा वो एरिया भी कवर हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी हो जाएगी, हर किसी के पास इक्वल चांस भी हो जाएगा to get selected in the research. Possible? Yes. Okay, so this is called systematic sampling. Multi-stage sampling, it combines two or more method. अब multi-stage sampling में इन्होंने क्या किया कि stratified sampling को और cluster sampling को मिला दिया. तो जैसे हम स्ट्रैटास लेयर्स में हम कर रहे थे ना सैम्पलिंग, और फिर उसमें से भी हमने क्लस्टर्स बना दिए. फिर हम स्टेज 1 में से डिस्ट्रिक्ट को ले रहे हैं, स्टेज 2 में विलेजेस को कवर कर रहे हैं, स्टेज 3 में एकर्स ऑफ लैंड. यहाँ पे टॉपिक है कि हमें देखना है कि कितना कितना एक एरिया या कितनी लैंड जो है वो अच्छी है, प्रोडक्टिव लैंड है, कितना, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, क्या कुछ तो बोलते हैं, जो ज़मीन होती है ना, जो अच्छी ज़मीन होती है, जो मैम उपजाऊ ज़मीन, हाँ ऐसा कुछ, हाँ वही. तो वो हमें पता करना है. ठीक है. तो हम महाराष्ट्र के इंटायर, हमारी जो टारगेट पॉपुलेशन है वो महाराष्ट्र है. फिर महाराष्ट्र में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, फिर उस डिस्ट्रिक्ट्स में कितने विलेजेस हैं, फिर उन विलेजेस में कितनी ज़मीनें हैं, फिर हम उसमें से भी रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं कि कौन सी एरिया हमें कवर करना है. तो ये मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में आ जाता है. इट्स मोर लाइक स्ट्रैटिफाइड प्लस क्लस्टर सैम्पलिंग. That's it. This was probability sampling. I hope आप लोगों को समझ में आया होगा. एक बार थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ मैं फिर से. सबसे पहले हमने देखा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जिसमें लॉटरी मेथड आता है, या हम रोटेटिंग ड्रम कर सकते हैं, या सिक्वेंशियल लिस्ट कर सकते हैं. ओके, ये बिल्कुल सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है. फिर उसके बाद हमने देखा स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, जहाँ पे लेयर्स हैं, सब ग्रुप्स हैं, तो वहाँ पे अलग अलग प्रोपोर्शनेट हमें यहाँ पे सैम्पलिंग करनी है. जितना ज़्यादा प्रोपोर्शन एक लेयर का, उसी हिसाब से हम उसमें से परसेंटेज ऑफ सैम्पल लेंगे. नेक्स्ट हमने देखा क्लस्टर सैम्पलिंग. क्लस्टर सैम्पलिंग लोगों की सैम्पलिंग नहीं है, यहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करने की कोशिश करते हैं. एंड देन एट लास्ट सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, जहाँ पे टारगेट पॉपुलेशन कम होती है और डेटा हम ईजिली कलेक्ट कर सकते हैं. ओके, क्लियर है गाइस? प्लीज़ गिव अ थम्स अप इफ इट इज़ क्लियर. Yes. Cool, very nice. Next we have non-probability sampling. Non-probability, अब non-probability opposite है probability sampling का. कैसे? क्योंकि यहाँ पे हर किसी के पास equal chance नहीं होता है to get selected in the research. Okay, यहाँ पे as per the judgment of the researcher, इस तरीके से हम results निकालते हैं. ठीक है. So this is also known as non-random sampling. पहला इसमें क्या है? पर्पसिव सैम्पलिंग है.
ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पूरा फ्रीडम होता है रिसर्चर के पास कि कहाँ से हमें डेटा कलेक्ट करना है और फिर हमें कहाँ पे मतलब किस तरीके से डेटा कलेक्शन करना है, कहाँ से सैंपल लेना है, ठीक है। द इन्वेस्टिगेटर इज़ एब्सोल्युटली फ्री टू चूज एनी आइटम दैट ही और शी फील्स एज पर हिज और हर जजमेंट। ओके, यहाँ पे क्या होगा, द मेथड डज नॉट पॉइंट टू रैंडम चॉइस इवन दो इट इज डेलिबरेट, ऑन द कॉन्ट्ररी इट सिग्निफाइज दैट ओनली द एलिमेंट्स दैट रिप्रेजेंट द इंटायर पॉपुलेशन विल बी सिलेक्टेड। ओके, ये होता है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ, तो इसमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि लेट्स से कि मुझे जिन लोगों ने कोविड की वैक्सीन को इन्वेंट किया था, ठीक है, अब मुझे सिर्फ उन लोगों से ही बात करनी है, ठीक है। मुझे वही देखना है कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था, कहाँ से उनको आइडिया मिला, किस तरीके से उन्होंने रिसर्च करी, वो सारी चीज़ें पता करनी है। तो मेरी जो पॉपुलेशन है वो क्या है, स्मॉल एंड स्पेसिफिक है ना। सिर्फ कोविड के साइंटिस्ट, कोविड की वैक्सीन के साइंटिस्ट जो लोग थे, तो मेरा क्या है, स्पेसिफिक पॉपुलेशन है, तो मैं इनसे ही जाके बात करूँगी। अब ऐसा तो नहीं है कि नॉर्मल किसी भी साइंटिस्ट के पास चली जाऊँगी, वो बोले अरे सर मैं इसरो का साइंटिस्ट हूँ, मैं रॉकेट बना रहा हूँ, वैक्सीन नहीं बना रहा हूँ, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो ये पर्पसिव सैम्पलिंग होती है। ओके, यहाँ पे मतलब ये एग्जाम्पल आप लोग यूज़ कर सकते हो। Then quota sampling is more like stratified sampling। तो ये समझो कि कोटा सैम्पलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी वर्जन है ऑफ स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड में हम थोड़ा तरीके से काम कर रहे थे क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी के अंदर आ रहा था, कोटा में नॉन प्रोबेबिलिटी आएगा। ओके, मतलब है वो वैसा ही बट नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर ये आता है। यहाँ पे लेट्स से कि मुझे पता करना है क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं बच्चे अपनी कोचिंग में, ठीक है। कोचिंग, हर कोई बच्चा कोचिंग जाता है आजकल, मतलब इंडिया की 80% पॉपुलेशन कोचिंग जा रही है। तो बच्चों का प्लस टीचर्स का, मतलब लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है कोचिंग सेंटर्स में, टीचर्स हों चाहे स्टूडेंट्स हों। अब यहाँ पे ग्रुप्स हैं टीचर्स के, टीचर्स हैं, देन हमारे फीमेल स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स हैं हमारे पास, देन हमारे पास बॉयज़ हैं। तो ये क्या हो गया, ये ग्रुप्स हो गए ना, ठीक है, ये सब ग्रुप्स हो गए ना। अब इसमें से देखना है कि टीचर्स कितने हैं, गर्ल्स कितनी हैं, बॉयज़ कितनी हैं। लेट्स से कि 100 टीचर्स हैं, 100 टीचर्स हैं, 150 बॉयज़ हैं और 150 ही गर्ल्स हैं। ओके, तो अब हमें करना क्या है, अब वही सेम चीज़ करनी है हमें। अगर 100 टीचर्स हैं तो उसी परसेंटेज का हम डेटा लेंगे। गर्ल्स अगर 150 हैं उसी परसेंटेज का डेटा लेंगे, बॉयज़ अगर 150 है तो उसी परसेंटेज का डेटा लेंगे, ठीक है। तो आपने एक प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड बना के रखा है कि इतना इस कैटेगरी में इतना है और इतने में ही से लेंगे। अगर हमारे पास 150 का सैम्पल हमने गर्ल्स का नहीं हमें मिल पाया, ठीक है, हमें चाहिए तो था कि हमें 150 गर्ल्स का सैम्पल चाहिए, ठीक है, और 150 ही बॉयज़ का सैम्पल चाहिए, तो क्या हम ऐसा कर लें कि 150 गर्ल्स तो नहीं आ पाई, सिर्फ 100 ही गर्ल्स का सैम्पल मिल रहा है, तो हम उसमें से इस कैटेगरी में 50 एडजस्ट कर दें बॉयज़ को। क्या ये सही होगा? यस और नो? गलत हो जाएगा, राइट। तो ये गलत हो जाएगा। तो हमने क्या किया, पहले एक प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड बनाया, फिर उस हिसाब से हम सैम्पल सेलेक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड कोटा सैम्पलिंग। बट ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ओके, क्योंकि यहाँ पे बात आ जाती है ऑनेस्टी और प्रोफिशिएंसी की। अब अगर इन्वेस्टिगेटर वही काम कर रहा है जो अभी आपने बोला गलत, तो ये गलत हो जाएगा ना। मुझे गर्ल्स का डेटा चाहिए था, वो बॉयज़ का ले आया, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ कन्वीनियंस सैम्पलिंग। वेरी इजी कन्वीनियंस सैम्पल कि मुझे पता करना है कि दुबई में जो इंडियंस हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा है। तो मैं सिर्फ अपनी कॉलोनी के या अपनी बिल्डिंग के लोगों से बात कर रही हूँ और मैंने बोल दिया हाँ भाई ऐसा एक्सपीरियंस है,
तो रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं है? मैंने नहीं देखा कि वो लोग प्रोफेशनल्स हैं या किस तरीके का जॉब कर रहे हैं, या उनका परमानेंट वीज़ा है या विज़िट वीज़ा पे आए हैं। मैंने कुछ भी कंसिडर नहीं किया, बस मैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से रैंडमली लोगों के घर में जाके, अपनी बिल्डिंग के लोगों के घर में जाके डेटा कलेक्ट करके आ गई। तो व्हाट डू यू थिंक, सही है गलत है? फास्ट गाइस। It can be sahi also because the population is the same. Means you want to collect the data of Indians, right? So आपकी building में जितने Indians थे उनका ले लिया, means that is a sample of the vast population. So on the basis of it, yes, you can conclude and you can, this can Generalized be to the population. generalized, yeah, to the main population. But To it the could be population. a what- hit or miss method. It could be a hit or Yeah. miss method, right? लग गया Yeah. तो सही है, नहीं लगा तो बेकार है। तो इतना क्रेडिबिलिटी नहीं होती है उसकी जब तक मैं पूरा दुबई का एरिया कवर नहीं कर रही हूँ। अलग अलग जगह पे लोग रहते हैं, अलग अलग उनका प्रोफेशन होता है ना, तो वो गलत हो जाएगा ऐसे करना। तो बट ठीक है, वो भी चलेगा। हम एक्चुअली नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्वालिटेटिव रिसर्चेस में करते हैं, ठीक है, तो वो वहाँ पर चल जाता है। बट बात जहाँ क्वांटिटेटिव की आती है वहाँ पे हमें थोड़ा तरीके से काम करना पड़ता है, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग चलती है। अब अगर मैं लाइफ एक्सपीरियंस पता कर रही हूँ यहाँ पे, या मैं कुछ भी चेक कर रही हूँ, क्वालिटेटिव में मैं चेक कर रही हूँ, तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग चलेगी, चल जाएगी, चलती ही है। क्वालिटेटिव में हम नॉन प्रोबेबिलिटी करते हैं। बट अगर मैं देखूँ कि उनका एक्सपेंसेस कितने हैं या उनका ट्रैवल का एक्सपेंस कितना हो रहा है, तो मुझे थोड़ा सा वास्ट डेटा चाहिए होगा, है ना, तो मुझे थोड़ा और एरिया कवर करना होगा। ओके, Yes. So- So, yeah, because this is a quantitative. एग्जैक्टली, बिकॉज वो क्वांटिटेटिव में आएगा एंड इट डिपेंड्स ऑन आवर ऑब्जेक्टिव कि किस तरीके से हमें कौन सा सैम्पल हमें सेलेक्ट करना है, किस तरीके से सैम्पलिंग टेक्निक, कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करनी है। सो दिस इज कन्वीनियंस सैम्पल। एंड देन एट लास्ट वी हैव रेफरल और स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो स्नोबॉल को कैसे याद रखना होता है, आपने कभी बर्फ़ का गोला देखा है? तो बर्फ़ का गोला हम जितना उसको राउंड राउंड करते जाएंगे वो उतना बड़ा होता जाएगा, या जितनी उसमें हम स्नो ऐड करते जाएंगे वो उसका साइज़ जो है वो बड़ा होता जाएगा। अब जैसे कि अगर मुझे रिसर्च करनी है, अगेन इंडियंस पे करनी है, दुबई में जो इंडियंस हैं उन पे करनी है, तो मैं क्या करूँगी, मैं बोलूँगी मेरी कोई एक नॉन फ्रेंड है, शी इज़ फ्रॉम इंडिया, मैं उससे बोलूँगी यार मुझे ये डेटा चाहिए, सैम्पल चाहिए, आपका अगर कोई जान पहचान का हो तो प्लीज़ आप मुझे उससे मिलवा दो, ठीक है, या आप उससे ये क्वेश्चनर फिल करवा दो। तो उसने क्या किया, रेफ़र किया, फिर उसने बोला कि आप भी किसी को बता देना, फिर उसने किसी और को रेफ़र किया। तो इससे क्या हो रहा है, मेरा सैम्पल बढ़ता जा रहा है रेफ़र करने से। ओके, जैसे अगर मैं आप लोगों से बोलूँ कि ये डेटा इग्नू के स्टूडेंट से फिल करा देना, तो आप लोगों के जितने नोन्स होंगे इग्नू वाले, आप उनसे डेटा फिल करवा दोगे। दैट इज़ द केस, ठीक है। तो ये स्नोबॉल में आ गया। इसको हम जजमेंट सैम्पलिंग और पर्पसिव सैम्पलिंग भी बोलते हैं एक्चुअली। नहीं, पर्पसिव तो सॉरी देखा था अभी हमने ऊपर। हाँ, पर्पसिव को जजमेंट सैम्पलिंग भी बोलते हैं। ओके, सो या स्नोबॉल सैम्पल आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं प्रोबेबिलिटी एंड आई गेस नॉन प्रोबेबिलिटी के। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको प्लीज़ पढ़ के आइएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में जब लूँगी डे आफ्टर टुमारो, मैं आपको 8th यूनिट स्टार्ट करूँगी। ओके गाइस, Okay, and wish you all a happy Makar Sankranti, Lohri, Pongal, whatever you all are celebrating. Yeah. थैंक यू सो मच। आई विश Same द to you, सेम टू यू ऑल। everyone. Same to you, everyone. चलो, Thank you. ओके, बाय बाय। Bye bye. गुड नाइट। Good night.